तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोस्टली आज हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड व्हाट इज डेटा साइंस। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोचो एआई एक बहुत बड़ा ड्रीम है। ड्रीम ये है कि हम ऐसी मशीन्स या कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाए, हम ऐसी मशीन या कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाए जो इंसानों जैसा दिमाग रखती हो, यानी वो सोच सके, जिसके अंदर थिंकिंग पावर हो, वो लर्न कर सके, सीख सके। जैसे एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे करके सीखता है ना, चीज़ों को देखता है, नई नई चीज़ों को देखता है, वो सीखता है, उस नई नई चीज़ों से वो सीखता जाता है अपने आप को। और वो नया नया बच्चा खुद से थिंकिंग पावर भी जनरेट करता है, कोई नई चीज़ देख के वो सोचता है, उसको सीखता है। तो एआई का मतलब है एक ऐसा ड्रीम और एक ऐसी मशीन्स या कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना जो इंसानों जैसा दिमाग रखती हो, इंसानों जैसा सोचती हो, इंसानों जैसा सीखती हो और इंसानों जैसा प्रॉब्लम भी सॉल्व करती हो, और इंसानों जैसा ही डिसीजन लेती हो। तो ये है एआई। इट्स अ ब्रॉड फील्ड, ये बहुत बड़ा फील्ड है, जस्ट लाइक साइंस। साइंस के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। उसी तरह एआई भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, जस्ट लाइक साइंस। एआई का मतलब होता है मेकिंग द मशीन्स स्मार्ट टू मेक अ कंप्यूटर प्रोग्राम which can think, which can learn, which can solve a problem and which can make a decisions like an human। जस्ट सोचो, आपके फोन में सिरी या गूगल असिस्टेंट है, आप उससे बात करते हो और वो आपके सवालों का जवाब देता है, ये एआई है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो अपने आप चलती है, ये भी एआई का कमाल है। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है हमारा मशीन लर्निंग। अब आप पूछोगे, अच्छा एआई तो आपने बता दिया, मशीन लर्निंग क्या है? तो मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ एआई। एआई का सपना तो समझ में आ गया, पर मशीन सीखती कैसी है, मशीन सीखता कैसे है? क्या हम उसके अंदर लाखों रूल्स लिखते हैं? मीन्स हम उसके अंदर मल्टीपल रूल्स लिखते हैं, लाखों रूल्स। जैसे एक मशीन जो है, एआई मशीन, वो हम जब उससे कुछ पूछते हैं, जैसे सीरी है या गूगल असिस्टेंट है, हम जब उससे कुछ भी सवाल पूछते हैं वो हमें तुरंत जवाब दे देता है। तो क्या हमने उसके अंदर रूल्स डाल के रखे हैं? लाखों रूल्स डाल दिए, करोड़ों रूल्स डाल दिए जिससे वो हमें ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर रहा? नहीं, राइट। हमने उसमें रूल्स नहीं डाले, लाखों रूल्स। हमने क्या किया, उसको सिखाया है कि किस चीज का क्या जवाब देना है। नो नीड टू राइट थाउजेंड्स ऑफ रूल्स। Machine learning is a part of AI that teaches machine how to learn। Means मशीन लर्निंग क्या है? एक एआई का पार्ट है जो मशीन को बताता है कि तुम्हें सीखना कैसे है। और मशीन क्या करती है? पैटर्न्स को अपने आप सीखती है। एक जस्ट सोचो कि एक छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा है, आप उससे कैट पहचानना कैसे सिखाओगे? इस छोटे बच्चे को, ये जो मेरा छोटा बच्चा है, उसको आप कैसे सिखाओगे कि ये जो है एक कैट है? आपको उसको अगर सिखाना है कि ये एक बिल्ली है, ये एक कैट है, तो आप छोटे बच्चे को कैसे सिखाओगे? तो उसको सिखाने के लिए क्या करेंगे? हम उसको हंड्रेड्स ऑफ 10, 100, 1000, मान लो 100 कैट की पिक्चर्स दिखाएंगे, या कैट की, आजकल तो रील और शॉर्ट्स आने लगे, तो हम कैट के वीडियोज दिखाएंगे कि ये कैट है, ये डॉग है, ये कैट है या डॉग है। उसको सिखाने के लिए हम क्या करेंगे? वीडियोज दिखाएंगे, रोड पे चलते हुए कैट को बताएंगे कि ये कैट जो रोड पे जा रहा है ये कैट है, ये जो सामने रोड पे जा रहा है ये डॉग है। तो इस तरह से हम बताते हैं उस छोटे बच्चे को कि ये डॉग है, ये कैट है, ये फिश है। तो इस तरह से बच्चा सीखता है। सीखता कैसे? वो पैटर्न को देखकर। सेम वे मशीन लर्निंग भी पैटर्न से सीखता है। जितना हम उसको पैटर्न, जितना हम उसको डेटा, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा, जितना हम मशीन लर्निंग को डेटा देंगे उतना मशीन लर्निंग खुद से सीखते जाएगा। और एक बार मशीन लर्निंग सीख जाता है तो अपने आप को और स्ट्रांग बनाता है। जैसे जब हम चैट जीपीटी या जेमिनाई, अभी ट्रेंड आया हुआ है ना, जेमिनाई पे एक ट्रेंड आया हुआ है अभी,
जेमिनाई पे एक ट्रेंड आया हुआ है कि अपने फोटो डाल के और उससे लोग क्या कर रहे हैं, नई फोटो जनरेट कर रहे हैं, स्टाइलिश फोटो जनरेट कर रहे हैं लोग जेमिनाई के अंदर। जेमिनाई के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, फोटो डाल के नई फोटो जनरेट कर रहे हैं। तो जेमिनाई सीख कैसे रहा है, उसको तो गूगल ने एक बार सिखाया, एक बार थोड़ा डेटा दिया और जेमिनाई ने उसको सिखा दिया। अब वो बार बार अपने आप को सिखा रहा है। जैसे ही हम नए नए फोटोज डाल रहे हैं जेमिनाई के अंदर, जितने भी हम नए फोटोज डाल रहे हैं उससे वो अपने आप को ट्रेन कर रहा है, उसको और डेटा मिल रहा है। तो जब आप 50 बार 100 बार फोटो डालोगे गूगल को, हो सकता है 1 मंथ के बाद 2 मंथ के बाद यही जेमिनाई और अच्छे से काम करने लगे। अभी कुछ वायरल भी हुआ था, वो क्या कर रहा था कि एक लड़की थी जिसका हैंड कवर्ड था और उसके हैंड में एक मोल था, बट स्टिल जेमिनाई ने उसका कपड़ा ढका हुआ था, फिर भी जेमिनाई ने एक नई फोटो जनरेट की जिसके हैंड पे मोल था। मीन्स जेमिनाई को पता चल गया पहले से कि उसके हैंड में मोल है। कि कैसे पता चला, क्योंकि उस लड़की ने पहले से ही जेमिनाई को डेटा दिया होगा, फोटो दिया होगा, जिससे जेमिनाई खुद को ऑटोमेटिकली ट्रेन कर लिया। तो जितना डेटा हम मशीन लर्निंग को देते हैं उतना मशीन लर्निंग अपने आप को सिखाता है। तो मशीन लर्निंग इज इक्वल टू लर्निंग फ्रॉम डेटा। डेटा से सीखना सिखाना ही मशीन लर्निंग है। जस्ट लाइक एक हम छोटे बच्चे को बताते हैं, जैसे यूट्यूब रिकमेंडेशंस। यूट्यूब हमें कैसे बताता है, जो चीज़ें हमें पसंद है। आप देखना यूट्यूब पे वैसे वीडियो जाएंगे जो आपको पसंद है, जो आपने पहले देखा होगा, तो वो कैसे बता रहा है, वो आपके पास्ट डेटा से, आपने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज देखी, कौन कौन सी वीडियोस देखी, उस डेटा के बेसिस पे यूट्यूब आपको रिकमेंड करता है कि कौन कौन सी वीडियो देखनी है। या स्पैम फिल्टरेशन, जीमेल मेल के अंदर, जीमेल के अंदर स्पैम होती है, फिल्टर होता है, वो आपको कैसे बताता है, पास्ट ईमेल्स। यस यस। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मेरे को ये पूछना था कि जैसे आप अभी बता रहे हैं कि यूट्यूब के अंदर हमारे पास में जो भी हमने सर्च करा होता है वो आ जाता है, तो ये उस कैटेगरी में आ जाता है कि जैसे मतलब हमने कुछ भी टाइप करा तो उसके फिंगरप्रिंट छूट गए, तो उसको वो यूटिलाइज करता है क्या? जैसे हम जब यूट्यूब में, मान लो अगर हम यूट्यूब में कुछ सर्च करते हैं, तो मैं समझा नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ पाया। मैं सर ये कह रहा था कि जैसे आप बता रहे थे कि अभी जो सारा डेटा है वो हमने जो भी पास्ट में सर्चेस करी होती हैं वो उसी के बेसिस पे हमको उसी के बेसिस पे हमको मतलब हमारी जो भी पसंद की जो सर्च होती है वो दिखाता है, मतलब एग्जैक्टली हमारी पास्ट सर्च नॉट ओनली पास्ट सर्चेस, सिर्फ पास्ट सर्चेस के आधार पे नहीं हो सकता है। पास्ट सर्च तो ठीक है, आपने कौन कौन सी वीडियोस देखी है, आपने कौन कौन सी वीडियो को लाइक किया है, आपने कौन कौन से चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपने कौन से वीडियो को कितने देर तक देखा है, कौन से वीडियो को देख के छोड़ दिया, 2 सेकंड 3 सेकंड आपने पूरा नहीं देखा, किस आपने कौन कौन से वीडियो को डिसलाइक या निगेटिव कमेंट डाला है, कौन से वीडियो में आपने पॉजिटिव कमेंट डाला है, ये सारी चीज़ें, ये पूरा डेटा है। डेटा सिर्फ सर्चेस नहीं है, डेटा बहुत बड़ा होता है। जब आप ओरिजिनल डेटाबेस हम लोग पढ़ेंगे आगे, माई सिक्वल डेटाबेस, उसके अंदर आप देखना डेटा सिर्फ ये नहीं है कि सर्च, डेटा के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। आप मेल हो कि फीमेल हो, मेल को अलग रिकमेंडेशन आता है, फीमेल्स को अलग रिकमेंडेशन आता है। आपके एज के आधार पे, जैसे अगर आपकी एज 24 है 25 है, आपको अलग वीडियो जाएंगे, जिनका एज 50-55 है उनको अलग वीडियो जाएंगे। अगर कोई रिलीजन भी यहाँ मैटर करती है, अगर कोई हिंदू है, जस्ट थिंक यूट्यूब कितना चला गया सोचो, अगर कोई हिंदू है उसको अलग वीडियोज आएंगी, कोई मुस्लिम्स है उनको अलग वीडियोज आएंगी। तो यूट्यूब की जो रिकमेंडेशन है वो बहुत बहुत बड़े डेटा को कंपाइल करता है, नॉट ओनली सर्चेस, हमारी बहुत सारी चीज़ों को वो, हम यहाँ तक जो बात भी करते हैं ना आपस में, उसको भी वो सुनता है गूगल। जो हम, जैसे आप कुछ 3-4 फ्रेंड्स आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, उस डेटा को भी वो एनालाइज करता है। तो ये है पूरा डेटा का सिस्टम जिससे मशीन लर्निंग सीखता है। और वो क्या होता है कि जैसे मतलब हमारे फिंगर, मतलब इंटरनेट पे हमने कुछ छोड़ा तो मतलब हमारे फिंगरप्रिंट्स छूट गए वहां पर, वो क्या चीज होती है? जैसे गूगल पे आपने कुछ सर्चेस छोड़ी है, आप ये बोल रहे, जैसे गूगल पे मान लो आपने कोई सर्चेस छोड़ा है, तो गूगल किसका है, गूगल हो या फिर यूट्यूब हो, या गूगल, यूट्यूब किसका पार्ट है, गूगल का ही पार्ट है ना। तो गूगल पे अगर आप कुछ छोड़ोगे तो ऑफ कोर्स वो यूट्यूब के पास जाएगा ही जाएगा।
आपका पूरा फोन एंड्रॉयड सिस्टम, एंड्रॉयड किसका है? गूगल का है। एंड्रॉयड पूरा का पूरा एंड्रॉयड ही गूगल का है। तो एंड्रॉयड पूरे अपने फोन में आप कुछ भी छोड़ोगे गूगल को सब पता है। गूगल मैप्स किसका है? गूगल मैप्स किसका है? गूगल का है। मैप पे अगर आप कुछ छोड़ोगे वो भी गूगल को पता चलेगा। तो गूगल इज लाइक नाउ इकोसिस्टम। ओके ओके, ठीक है सर। ओके, तो हमने यूट्यूब रिकमेंडेशन के बारे में जाना, जेमिनाई के बारे में जाना, पैटर्न रिकॉग्निशन के बारे में जाना कि एक छोटा बच्चा कैसे पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है। उसी तरह मशीन लर्निंग भी, एमएल भी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करती है। तो ये था मशीन लर्निंग। अब आ जाते हैं डेटा साइंस। तो डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस, अब सोचो एक डिटेक्टिव, एक जासूस, एक ये डिटेक्टिव है, मानो ये एक डिटेक्टिव है। एक डिटेक्टिव क्या करता है? वो क्लूज मीन्स सबूत कलेक्ट करता है, क्लूज कलेक्ट करता है, प्रूफ कलेक्ट करता है, उन्हें एनालाइज करता है। ये क्या करता है? सबसे पहले प्रूफ्स को कलेक्ट करता है, उसके बाद क्या करता है? उसको एनालाइज करता है, सारे प्रूफ, सारे क्लूज, जितने भी इसको क्लूज मिले, जितने इसको क्लूज मिले जासूस एक डिटेक्टिव को, वो उसको क्या करेगा? फिर एनालाइज करता है। फिर वो उसके अंदर से पैटर्न्स ढूंढता है, उसके अंदर से उस डेटा में से पैटर्न्स ढूंढता है। ये सीखता नहीं, ये पैटर्न्स को ढूंढता है, और आखिर में लास्ट में क्या, पैटर्न्स फाइंड करने के बाद वो केस को क्या करता है? सॉल्व कर देता है। तो एक जासूस जो क्या करता है? सबसे पहले डेटा कलेक्ट करता है, यानी क्लूज, इसको समझो डेटा, उस डेटा में से वो पैटर्न्स निकालता है, उसमें उसके बाद वो केस को सॉल्व कर देता है। राइट, बिल्कुल यही है डेटा साइंस, बस यहाँ क्लूज की जगह डेटा होता है, यहाँ पे क्लूज की जगह डेटा होता है। डेटा साइंस एक पूरी फील्ड है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद डेटा को क्लीन करते हैं, देन एनालाइज करते हैं, उसके बाद डेटा से इंसाइट्स निकालते हैं। और डेटा साइंस के अंदर हम मशीन लर्निंग एज अ टूल यूज करते हैं। मशीन लर्निंग वैसे तो खुद में बहुत बड़ा पार्ट है, मशीन लर्निंग एक बहुत बड़ी दुनिया खुद में है, लेकिन मशीन लर्निंग को एज अ टूल हम डेटा साइंस में यूज करते हैं। इफ़ यू आर अ डेटा साइंटिस्ट, अगर आप डेटा साइंटिस्ट हो तो भी आपको मशीन लर्निंग यूज करना पड़ेगा, और अगर आप मशीन लर्निंग इंजीनियर हो तो भी आपको डेटा साइंस यूज करना पड़ेगा। मीन्स कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सबका यूज करना पड़ता है। अगर आप डेटा साइंस में भी हो तो भी थोड़ा सा मशीन लर्निंग का यूज करना पड़ेगा, अगर आप मशीन लर्निंग में हो तो थोड़ा सा आपको डेटा साइंस यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैंने बता दिया, डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा को क्लीनिंग करते हैं। जो डेटा हम लोग इंटरनेट से कलेक्ट करते हैं, जैसे गूगल जो डेटा को गूगल जो डेटा को कलेक्ट करता है सर्चेस वगैरह से, गूगल सर्च से, जहां से भी डेटा कलेक्ट करता है, वो डेटा अच्छी नहीं होती, उसकी क्वालिटी, डेटा की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती जो गूगल उसको यूज कर सके डायरेक्टली। तो उस क्वालिटी को वो पहले क्लीन करता है, डेटा को क्या करता है? क्लीन करता है। डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं वो सही क्वालिटी में नहीं होती, उसको डेटा क्लीनिंग करना पड़ता है पहले। कुछ मिसिंग वैल्यू होगी, कुछ मिसिंग डेटा होगा, उन सारे को हैंडल करता है, हैंडल द मिसिंग वैल्यूज, हम आगे पढ़ेंगे। तो वो डेटा को पहले क्लीन करता है, उसके बाद उसको एनालाइज करता है, उसके बाद उसमें से इनसाइट्स निकालता है। तो ये है डेटा साइंस। डेटा साइंस में का मतलब होता है डिटेक्टिंग स्टोरेज फ्रॉम डेटा। इसका मतलब होता है डिटेक्टिंग स्टोरेज, डेटा में से स्टोरेज निकालना। जैसे ये मान लो एक जोमेटो वाला है, ये उस एरिया के अंदर कोई भी एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर कितना डिमांड है, लोग कितना फूड ऑर्डर कर रहे हैं, फूड की डिमांड कितनी है, वो कैसे पता चलेगा? वो तो हमें ऑर्डर डेटा से पता चलेगा ना, ऑर्डर, लोगों ने क्या ऑर्डर किया, कितना ऑर्डर किया है, उस डेटा को एनालाइज करके ही पता चलेगा कि उस एरिया में, उस पार्टिकुलर एरिया में कितना ज़्यादा डिमांड है। राइट, अगर हमें किसी भी कंपनी को, मान लो जोमेटो है, अगर उस जोमेटो कंपनी को या स्विगी कंपनी को पता करना है कि मुंबई के पार्टिकुलर एरिया में कितना डिमांड है, तो उस डिमांड को कैसे पता करेगा? पहले वो ऑर्डर डेटा को कलेक्ट करेगा, जितने भी यूजर्स ने उस एरिया में ऑर्डर किया है उस डेटा को कलेक्ट करेगा, फिर उसको एनालाइज करेगा, फिर पता करेगा कि डिमांड कितना है। वो ये भी पता कर सकता है कि किस टाइम में कौन सा डिमांड था, हो सकता है दिन में कम डिमांड हो, रात में, नाइट के टाइम में ज़्यादा डिमांड हो। तो वो कैसे करता है? डेटा साइंस के हेल्प से, डेटा साइंटिस्ट के हेल्प से।
इसीलिए डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है मार्केट में, क्योंकि हर कंपनी को एनालिसिस करना है। बिना एनालिसिस किए कोई भी कंपनी मार्केटिंग नहीं कर सकती। जब तक कंपनी को पता ही नहीं चलेगा कि किस एरिया में कितना ज़्यादा डिमांड है, वो कंपनी उस एरिया में कैसे पैसा खर्च करेगी। मान लो अगर मुझे मार्केटिंग कैंपेन चलाना है मुंबई के अंदर, तो पूरे मुंबई में तो मैं नहीं चला सकता। कुछ कुछ एरिया में मुझे ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा, कुछ एरिया में कम पैसा खर्च करना होगा। तो वो मुझे कौन बताएगा? डेटा साइंटिस्ट बताएगा कि इस एरिया में डिमांड ज़्यादा है, इस एरिया में डिमांड कम है, इस एरिया में लोग ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, इस एरिया में कम करते हैं, उस एरिया में ऑर्डर कैंसिलेशन ज़्यादा होती है, इस एरिया में ऑर्डर कैंसिलेशन कम होती है। तो ये सारा मुझे कौन बताएगा? डेटा साइंटिस्ट। इसीलिए डेटा साइंटिस्ट की डिमांड ज़्यादा है और डेटा साइंटिस्ट की सैलरी भी ज़्यादा है मार्केट के अंदर। तो ये है डेटा साइंस के बारे में। और डेटा साइंस फ्यूचर है, याद रखना आप। स्पोर्ट्स के अंदर भी डेटा साइंस यूज होता है, मेडिकल के अंदर भी मेडिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए डेटा साइंस यूज होता है, और एडुकेशन में भी डेटा साइंस यूज होता है। जितनी भी एआई कंपनीज है वहाँ तो डेटा साइंस यूज होता ही है। फाइनेंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है डेटा साइंस। फाइनेंस के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा साइंस यूज होता है। आजकल तो इतनी सारी फाइनेंस कंपनी आ गई है, कोई भी लोन बांट रहा, तो लोन जो प्रिडिक्शन होती है ना कि इसको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको लोन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वो प्रिडिक्शन भी डेटा साइंटिस्ट ही करता है अंदर। डेटा साइंटिस्ट ने ही कुछ प्रोग्राम बनाया जिससे वो एनालाइज हो रहा है। इसीलिए मार्केट में डेटा साइंटिस्ट की डिमांड ज़्यादा है। ये एक रिस्की जॉब है, मैंने पहले ही बताया था। इसी वजह से लोग सबको डेटा साइंटिस्ट की जॉब नहीं देते। जो बहुत ही अच्छे होते हैं उन्हें ही डेटा साइंटिस्ट के जॉब मिलते हैं। तो मैं फिर से बोलूँगा, आप लोग पढ़ना तो बहुत अच्छे से पढ़ना। नाउ हम लोग कंपेयर करेंगे AI/ML डेटा साइंस की। देखो, सबसे बड़ा भाई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये सारा पार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। तो जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सबसे बड़ा भाई है। इसी के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग किसके अंदर आता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। ये इसका सबसेट है। मशीन लर्निंग क्या है? सबसेट है एआई का, सबसेट ऑफ एआई। और डीप लर्निंग जैसे हमारा जो जनरेटिव एआई वगैरह, जो हम चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हैं ना, ये सारा डीप लर्निंग का पार्ट है। और डीप लर्निंग किसका पार्ट है? मशीन लर्निंग का। और मशीन लर्निंग किसका पार्ट है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जो हमारा क्या ये सेल्फ ड्राइविंग कार वगैरह जो होती है, सेल्फ ड्राइविंग कार, वो सारा डीप लर्निंग का पार्ट है। रोबोटिक्स वगैरह ये सारा डीप लर्निंग के अंदर आता है। और जो डेटा साइंस है ना, डेटा साइंस मिक्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का और स्टैटिस्टिक्स का। डेटा साइंस के अंदर स्टैटिस्टिक्स यूज होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज होती है और मशीन लर्निंग भी यूज होता है। डेटा साइंस इज लाइक अ मिक्स ऑफ, डेटा साइंस इज अ मिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स। तो ये था इन तीनों चारों का डिफरेंस। कोई क्वेश्चन अभी तक? I'll take it as no. Okay. हेलो। Yes, Saurav. क्या क्या मैथमेटिक्स, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स और तो मोस्टली हम लोग मोस्टली मैथ में जो पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा यूज होगा स्टैटिस्टिक्स का। इसका तो डेटा साइंटिस्ट लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स का। उसके बाद हमारे पास कैलकुलस होगा, कैलकुलस पढ़ेंगे। और एक हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। ठीक है, ये दोनों समझना, ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होगा। इसके अंदर जो हमारा मीन, मीडियन, मोड, ये हमें पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। मीन, मीडियन, मोड। ठीक है। नाउ अब हमने अभी तक जो भी पढ़ा उसका हम लोग थोड़ा रिकैप करते हैं। पाइथन का, फ्रॉम बेसिक्स टू फंक्शंस। ये मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा। पहला है वाई पाइथन। Why Python? Why is Python considered beginner friendly? अभय, आप दोगे इसका आंसर? बिकॉज सर इसको ये सीखना आसान है, इसमें मतलब कुछ हार्ड कोडिंग वगैरह का यूज नहीं किया जाता, इजी टू लर्न। एंड इसमें कॉन्सेप्ट वगैरह उतना हार्ड वगैरह नहीं है इसका आंसर। यस,
हाउ इज पाइथन यूजफुल इन डेटा साइंस एंड एआई? ये जवाब दोगे सुनील आप। पाइथन डेटा साइंस या एआई के लिए यूजफुल क्यों है? राजेश आप बताओगे व्हाई इज पाइथन यूजफुल इन डेटा साइंस एंड एआई? कुणाल? बिकॉज इट हैज पावरफुल लाइब्रेरीज। पाइथन के अंदर काफ़ी पावरफुल लाइब्रेरीज है जिसके हेल्प से हम डेटा साइंस एआई को ईजिली हैंडल कर सकते हैं, लाइक नमपाई, पैंडास, या फिर हमारे पास टेंसर फ्लो है। तो इनके हेल्प से हम मैटप्लॉटलिब भी नहीं, जैसे ये तो हम नहीं पढ़े, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि पाइथन के अंदर पावरफुल लाइब्रेरीज होती है, ओपन सोर्स, फ्री टू यूज। इस वजह से लोग पाइथन को ज़्यादा कंसीडर करते हैं डेटा साइंस और एआई में। राजेश, व्हाट इज वेरिएबल? Variable is a key through which we can store the value basically. Variable is like a container to store a data, to store something, to store a value. Correct. Okay. How do you assign a value to a variable, Abhay, in Python? We assign a value to a variable with the help of equal to operator, that is assignment operator. Correct. Can a variable store data, different data types at different times? क्या एक वेरिएबल डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है एट डिफरेंट टाइम्स? ये आंसर सुनील आप दोगे? कुणाल? कर सकता है सर, ये कर सकता है बिल्कुल, क्योंकि पाइथन जो है डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर टाइप चेंज हो सकती है, जैसे कि x इज इक्वल टू, मान लो मैंने 10 असाइन किया, बाद में वापस से मैंने प्रोग्राम के कहीं और लोकेशन पे मैंने x इज इक्वल टू हेलो कर दिया, तो ये इंटीजर से स्ट्रिंग हो गया कन्वर्ट। तो यस, वी कैन स्टोर different data types into a variable at different times. Give 2 examples of numeric data types in Python. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सुनील आप इसका आंसर दो। इंटीजर हो गया इंट और एक और एक फ्लोट। करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रिंग एंड अ बुलियन? बुलियन और स्ट्रिंग के बीच में डिफरेंस क्या है? सौरभ आप जवाब दे पाओगे इसका? स्ट्रिंग में हम लोग कैरेक्टर यूज करते हैं, करेक्ट। और बुलियन में मुझे लगता है बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। Yes. Dynamic typing. Rajesh, what does it mean that Python is dynamically typed? इसका क्या मतलब है? Basically sir, मैं बता रहा हूँ। हाँ, ओके। डायनेमिक टाइपिंग का इसको मतलब ये होता है कि हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं ना, उसको आप डेटा सेट कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये डायनेमिक डेटा है। नो, यहाँ पे रॉन्ग है। और कोई? डायनेमिकली टाइप मतलब सर एनी टाइम जब भी हम चाहे उस डेटा को चेंज कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। एक्चुअल आंसर ये नहीं है। अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि वाई पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड, तो आपको आंसर देना है इट इज डायनेमिकली टाइप्ड बिकॉज वी डोंट नीड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ अ वेरिएबल व्हाइल डिफाइनिंग अ वेरिएबल। जब हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं उस वक्त हमें इसका टाइप बताने का जरूरत नहीं है पाइथन को। पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये किस टाइप का है, तो हमें एक्सप्लिसिटली इसके टाइप को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जब हमने ये x इज इक्वल टू 10 बनाया, तो हमने क्या यहाँ पे इंट लिखा? नहीं लिखा ना, फिर भी पाइथन ऑटोमेटिकली जान गया कि ये क्या है, एक इंटीजर है। तो पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड बिकॉज नो नीड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ अ वेरिएबल, पाइथन फिगर इट्स आउट ऑटोमेटिकली। नो नीड टू declare the type of variable,
वेरिएबल के टाइप को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी पाइथन जान जाएगा कि ये इंटीजर है या फ्लोट है। कैन यू चेंज अ वेरिएबल्स टाइप विदाउट डिक्लेयरिंग इट अगेन? कोई दोगे आंसर या मैं बताऊं? सेम है, यही वाला आंसर है, यही आंसर है कि यस यस, इसका आंसर यस होगा। हाउ डू यू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग 10 इनटू एन इंटीजर? ये जो है इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करोगे? इजी क्वेश्चन है। इनिट फंक्शन यूज कर, इनिट नहीं, इंट फंक्शन, इंट। यस करेक्ट, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर इसको 10 में। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ, इसका आउटपुट क्या होगा? करेक्ट आंसर है इसका 3 होगा, क्योंकि डेसिमल हट जाएगा, हमने इसको टाइप कास्टिंग कर दी इंटीजर में, तो फ्लोट वैल्यू डेसिमल वैल्यू हट गया। अब ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होता है, इसका आंसर दोगे राजेश आप? operators basically in Python like clear, arithmetics में आते हैं, arithmetic में comparison, logical and assignment operators होते हैं। Okay. comparison operator में like equal to, greater equal and less equal ये यूज करते हैं। logical में and और यूज करते हैं। assignment operator में equals यूज करते हैं और एक membership operator। ओके, वो सीक्वेंस वैल्यू को चेक करने के लिए यूज करते हैं उस ऑपरेटर को, मेंबरशिप ऑपरेटर। यस, मेंबरशिप एक ऑपरेटर भी होता है जिसमें इन और नॉट इन होता है, ठीक है। कुणाल, एंड वर्सेस और का क्या मतलब होता है? एंड लॉजिकल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? सर एंड के अंदर मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ट्रू होगा, और में अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो फिर वो ट्रू हो जाता है। करेक्ट, ओके, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, लॉजिकल हो गया, असाइनमेंट हो गया, मेंबरशिप हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर अब है, आप असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बताओगे? इसके अलावा, इसके अलावा जैसे ये प्लस इक्वल टू और माइनस इक्वल टू या मल्टीप्लाई इक्वल टू, इन सब का क्या मतलब होता है? जी सर, प्लस इक्वल टू मींस जो पहले से डाटा है उसमें वो डाटा दोबारा ऐड होता है। मींस मान लीजिए 10, अगर हम प्लस इक्वल टू 5 करते हैं तो उस 10 में और 5 ऐड होकर इक्वल टू आएगा, मतलब उसके बाद का नंबर आएगा, मींस 15 आएगा। जी बिल्कुल, तो ये करेक्ट आंसर था। ये था हमारा वेरिएबल्स डेटा टाइप्स ऑपरेटर। हम लोग मूव करते हैं स्ट्रिंग, लिस्ट ट्यूपल्स एंड डिक्शनरीज। व्हाट आर स्ट्रिंग्स? सुनील, आप इसका आंसर दो। आप आंसर नहीं दे रहे हो सुनील। सुनील, आर यू देयर? सुनील, सौरभ, आप इसका आंसर दोगे? व्हाट आर स्ट्रिंग्स? हेलो हेलो, स्ट्रिंग मतलब तो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर को मतलब लेटर्स को उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग्स नथिंग, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। हाउ डू वी एक्सेस द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ हेलो? ये जो हेलो है इसका मुझे फर्स्ट कैरेक्टर यानी एच को अगर एक्सेस करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? कोई भी बता सकता है इसका आंसर? मान लो x इज इक्वल टू हेलो है तो मुझे h को एक्सेस करना है, कैसे करेंगे? सिंपल है, इंडेक्सिंग का यूज करेंगे यहाँ पे, इस तरह से। ये जीरो इंडेक्स पे ना तो h एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। विच मेथड चेंजेस हेलो इनटू अपर केस? ये हेलो अभी लोअर केस में, मुझे इसको अपर केस में चेंज करना है, कैसे चेंज होगा? अपर केस मेथड है सर, बिल्डिंग मेथड, डॉट अपर फंक्शन का यूज करेंगे तो ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। विच मेथड टेल्स द लेंथ ऑफ पाइथन? कौन सा मेथड इस पाइथन जो ये वर्ड है, ये जो वर्ड है इसका लेंथ बताएगा? कौन सा मेथड? लेन मेथड। लेन के अंदर इस तरह से पाइथन पास करेंगे तो हमें ये इसका लेंथ बता देगा। व्हाट इज लिस्ट? हाउ डू वी एक्सेस द लास्ट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट? इसका आंसर दोगे? राजेश, आप इसका आंसर दोगे। व्हाट इज लिस्ट? Basically, sir, list is a collection of heterogeneous data. In the sense,
inside list we can store number, booleans and this thing. Yes. Last element through index we can access the last through index length function we can access the last element using passing value minus. This way we can हम लोग लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव इंडेक्स -1, करेक्ट. विच मेथड एड्स अ न्यू एलिमेंट टू द एंड ऑफ अ लिस्ट. कौन सा मेथड जो है लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट को ऐड करता है? अब है आप इसका आंसर दो. अपेंड मेथड क्या करता है? लिस्ट के लास्ट में एक नए एलिमेंट को ऐड करता है. विच मेथड रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट? कुणाल आप इसका आंसर दोगे. कौन सा मेथड एलिमेंट लिस्ट के एलिमेंट को रिमूव करता है? बहुत सिंपल है, इसके क्वेश्चन में ही आंसर है. रिमूव फंक्शन करता है. ठीक है, डिलीट, रिमूव और डिलीट दोनों करता है, लेकिन यहाँ पे मैंने हाँ दोनों यूज कर सकते हो आप वैसे. व्हाट इज ट्यूपल? कैन वी चेंज द वैल्यूज इनसाइड अ ट्यूपल? सौरभ आप इसका आंसर दे सकते हो. अब है आप मैं बताता हूँ. हाँ ओके ओके. कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, मतलब एक एग्जांपल एक एरे टाइप होता है, एरे जैसे ही होता है. और ये इम्यूटेबल होता है. इम्यूटेबल होता है, करेक्ट. तो इस वजह से इम्यूटेबल, ये इम्यूटेबल होता है. इस वजह से हम इसके अंदर डेटा को चेंज नहीं कर सकते. यस, नो चेंजेस. और ट्यूपल क्या होता है? ऑर्डर होता है. इसके अंदर हम इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं. इसको मतलब हम 0 1 2 3 इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू. अब विच मेथड टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स एन एलिमेंट अपीयर्स इन अ ट्यूपल? ट्यूपल के अंदर मान लो एक ट्यूपल बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे 2 3 4 2 3 5. अगर मुझे पता करना है कि 2 जो है कितने बार आया है इस ट्यूपल के अंदर, तो ये कौन से मेथड के हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स एन एलिमेंट अपीयर्स इन अ ट्यूपल? कौन सा मेथड है आप बताओगे कुणाल? कुणाल इजी है, क्या कर रहे हो आप? काउंट मेथड. हम लोग काउंट मेथड का यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट को फाइंड करने के लिए कि वो एलिमेंट उस ट्यूपल के अंदर कितना बार आया है, कितना बार अपीयर हुआ है. विच मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट इनसाइड अ ट्यूपल? कौन सा मेथड किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को के इंडेक्स को रिटर्न करता है? जैसे मुझे पता करना है कि ये जो 2 है या ये जो 4 है वो कौन से इंडेक्स पे है, तो कौन सा मेथड के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं इसको? राजेश आप दोगे आंसर इसका? राजेश, इंडेक्स मेथड, करेक्ट. व्हाट आर डिक्शनरीज? हाउ डू वी एक्सेस द वैल्यू इन द डिक्शनरी? अब है आप इसका आंसर दो. डिक्शनरी अनऑर्डर्ड होता है और ये म्यूटेबल भी होता है. ये अनऑर्डर होता है, तो क्या हम लोग ये म्यूटेबल भी होता है, करेक्ट. म्यूटेबल, तो क्या हम लोग इसके की को चेंज कर सकते हैं? हाँ, ऐसा ये म्यूटेबल होता है, सही बात है. तो क्या की और वैल्यू के फॉर्म में हम लिखते हैं, कर लिखते हैं. तो क्या हम इसके की को चेंज कर सकते हैं? जी सर. की हमेशा यूनिक होती है. यस एग्जैक्टली, की हमेशा यूनिक होती है, की डुप्लीकेट ऐड नहीं हो सकता है. तो ये था डिक्शनरी. हाउ डू ऐड अ न्यू की वैल्यू पेयर टू अ डिक्शनरी? राजेश, हम लोग डिक्शनरी के अंदर एक नया की वैल्यू पेयर कैसे ऐड करेंगे? और भी एक तरीका है. एक्सटेंड तो अलग चीज है, वो तो एक नए डिक्शनरी को दूसरे डिक्शनरी के अंदर, एक्सटेंड अलग चीज है. मुझे एक नया की वैल्यू पेयर डिक्शनरी के अंदर ऐड करना है.
की के थ्रू कर सकते हैं ना। माई डिक्ट, मान लो डिक्शनरी का जो भी नाम है उसके अंदर एक नया की डाल दो, की नेम इक्वल्स टू की नेम जो भी आपका नया की है और उसके अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू करें। ठीक है। व्हाट इज सेट कुणाल, कैन अ सेट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज कुणाल? सर सेट के अंदर हो सकती है सर डुप्लीकेट वैल्यू। भाई तुमने लास्ट लाइव क्लास में ये आंसर दिया था, इसका करेक्ट आंसर। सर ये जो सेट्स होते हैं ये यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यू कहाँ से होंगे इसके अंदर? नहीं सर नहीं होती, ऐसा ये ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट को निकाल देता है। एग्जैक्टली इसके अंदर डुप्लीकेट्स नहीं होता है, नो डुप्लीकेट्स। नो डुप्लीकेट। और सर ये म्यूटेबल होता है। ये म्यूटेबल होता है, सोच लो एक बार। यस सर। एग्जैक्टली इसीलिए तो हम इसके अंदर एक नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, म्यूटेबल है तभी तो ऐड कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो कौन सा मेथड है कुणाल, आप ही बताओगे कौन से मेथड के हेल्प से हम सेट के अंदर एक नया एलिमेंट ऐड करते हैं? सर अपेंड लिस्ट के अंदर होता है। ऐड मेथड का यूज करते हैं, ऐड मेथड का यूज करते हैं हम लोग। विच मेथड रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम अ सेट, सेट से कौन सा मेथड, सेट से कोई एलिमेंट रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड का यूज करते हैं? सेम जो हम लोग लिस्ट में करते थे, रिमूव या डिस्कार्ड। रिमूव या डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। अब चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे कोई क्वेश्चन किसी को? नो सर। हमारा नेक्स्ट है कंट्रोल फ्लो, यानी कि कंडीशंस एंड लूप्स। राजेश आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाट आर कंट्रोल फ्लो, व्हाट इज कंडीशंस? Control flow basically in Python we can say that if we are executing more than one statement at a time within trace of some certain condition, basically that is known as control flow of that statement. So we are using it and for loops to handle these kind of scenarios. यस काइंड ऑफ। हम कंट्रोल फ्लो तब यूज करते हैं जब भी हमें प्रोग्राम में कोई डिसीजन लेना होता है कि हमें कौन से डिसीजन के बेसिस पे कहाँ पे जाना है, कौन से डिसीजन के बेसिस पे हमें कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। इन दैट सिचुएशन वी यूज कंट्रोल फ्लो। जब भी हमें अपने प्रोग्राम में कुछ कंट्रोल चाहिए, जैसे लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, इस रास्ते पे जाना है, उस रोड पे जाना है, तो जब भी हमें प्रोग्राम में कंट्रोल चाहिए तो हम लोग कंट्रोल फ्लो का यूज करते हैं। कौन कौन से कीवर्ड्स पाइथन के अंदर डिसीजन मेकिंग का काम करता है? ट्रू और फॉल्स तो है ही, ट्रू और फॉल्स तो है, सही बात है, लेकिन ट्रू और फॉल्स कभी भी अकेले यूज नहीं होता है, ये किसी के साथ ही यूज होता है। वो तीन कीवर्ड्स एग्जैक्टली, तो ये कीवर्ड्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए पाइथन में। उसके बाद राइट अ कंडीशन टू चेक इफ अ नंबर इज इवन। आप लोग इस क्वेश्चन को, इसका कोड यहाँ चैट में डालो सब कोई। राइट अ कंडीशन टू चेक इफ अ नंबर इज इवन। देखते पहले किसका आंसर आता है। राइट अ कंडीशन, एक कंडीशन लिखो जिस पता करने के लिए कौन सा नंबर इवन है या नहीं है, वो नंबर इवन है या नहीं है, एक कंडीशन बनाना है। इफ एलिफ के हेल्प, इफ एल्स के हेल्प से। हाँ इसमें लिखना है वो कोड को इस चैट में लिखो आप लोग, चैट के अंदर यहाँ पे। अब है आप इस तरह से लिखोगे n मॉडुलस 2, ये मैं पूरा वो डिसीजन कैसे हम लोग लेंगे इफ के हेल्प से वो लिखना है। अच्छा देखो जैसे इन्होंने लिखा राजेश ने यहाँ पे, तो ये है करेक्ट कोड। जब हमारा नंबर जो है जो हम यूजर से ले रहे हैं वो नंबर सबसे पहले इन्होंने इंटीजर में कन्वर्ट किया, बहुत सही। उसके बाद इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद इन्होंने 2 से क्या किया,
डिवाइड करके रिमाइंडर चेक किया कि रिमाइंडर जो मेरा बच रहा है वो 0 के इक्वल टू है कि नहीं है। अगर 0 के इक्वल टू है तो नंबर इवन है, नहीं है तो ऑड है। करेक्ट? तो ये बिल्कुल करेक्ट प्रोग्राम है। इस तरह से हम लोग कंडीशन का यूज करते हैं। यहाँ पे इंडेंटेशन में मिसमैच कभी मत करना, वरना प्रोग्राम में एरर आएगा। हाँ, यस, एग्जैक्टली। तो ये इंडेंटेशन के बारे में था और कंडीशन के बारे में। विच लूप विल यू यूज टू रिपीट समथिंग अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स? कौन सी लूप का आप यहाँ पे यूज करोगे जब आपको फिक्स नंबर ऑफ टाइम लूप को घुमाना हो? अब भाई आप इसका आंसर दो। कौन से लूप को आप यूज करोगे जब आपको पता हो कि मुझे इतने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है किसी चीज को? कुणाल, आप भी इसका आंसर दे सकते हो। राजेश, यहाँ पे हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि फॉर लूप में एडवांस में पता होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारी लूप रिपीट करेगी। फिर पहले से फिक्स होता है। यस, विच लूप विल यू यूज टू रिपीट अंटिल अ कंडीशन इज फॉल्स? जब तक कोई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है तब तक वो लूप मेरा रन करते रहे। तो आप कौन सा लूप यूज करोगे? कोई भी बता सकता है इसका आंसर। यहाँ पे हम लोग वाइल लूप का यूज करते हैं। मैं आप लोगों को रिवीजन करा दे रहा हूँ अलग अलग तरीके से, ताकि अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन घुमा के पूछे तो आप आंसर दे सको कि हाँ ये होता है। व्हाट डज ब्रेक डू? ब्रेक क्या करता है लूप के अंदर? स्टॉप एनालाइज नहीं करता है। ब्रेक क्या करता है? राजेश, आप बताओगे। ब्रेक स्टेटमेंट का क्या करता है, हमें किसी मतलब उस स्टेटमेंट के बाद वो चीज ब्रेक करेगा। मतलब हमने कोई कंडीशन रखी है कि आफ्टर 50 ये हमें प्रिंट करना है, तो वो वहाँ पे ब्रेक कर देगा उस कोड को, उसके बाद का स्टॉप कर। हाँ, ये इमीडिएटली लूप से एग्जिट कर जाता है, लूप से बाहर आ जाता है, लूप को स्टॉप कर देता है इमीडिएटली, और उसके आगे वाले एलिमेंट्स को वो एक्सेस नहीं करता है, इमीडिएटली लूप से बाहर आ जाता है। कंटिन्यू क्या करता है लूप के अंदर, कुणाल? सर कंटिन्यू मतलब जो 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 लूप चल रही है उसको आगे कंटिन्यू करता है। स्किप, करंट आइटम को स्किप कर देता है। वो जो भी करंट आइटम है उसको ये क्या करता है? स्किप कर देता है। क्या करता है? स्किप कर देता है। ठीक है, तो ये था लूप के बारे में। अब फंक्शंस, हम लोग पाइथन के अंदर फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? कोई भी आंसर दे सकता है इसका। हम लोग पाइथन के अंदर फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? हम लोग पाइथन के अंदर फंक्शन को डिफाइन करते हैं डेफ कीवर्ड के हेल्प से। डेफ कीवर्ड, उसका फंक्शन का नाम लिख देंगे, जो भी फंक्शन है मेरा उसके फंक्शन का नाम। कॉल करने के लिए रिटर्न यूज करते हैं। यस, नहीं, कॉल करने के लिए रिटर्न यूज नहीं करते हैं। कॉल रिटर्न, हम जो भी फंक्शन से हमें वैल्यू रिटर्न करना है तो हम वो यूज करते हैं। फिर पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर जो भी पैरामीटर आपको पास करना नहीं करना है तो खाली छोड़ दो। उसका जो भी आपको रिटर्न करनी है वैल्यू, इस फंक्शन से इस तरह से रिटर्न करते हैं वैल्यू को। और कॉल कराने के लिए हम लोग करते हैं फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस, जहां भी आपको कॉल करना है इस तरह से कॉल करवा लेते हैं। कैन अ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू? यस, फंक्शन वैल्यू रिटर्न करती है। क्यों? जैसे मान लो एक हमने ऐड नाम का फंक्शन बनाया, 2 नंबर को ऐड करने का। अब मुझे ये जो फंक्शन है ऐड करने का, तो उससे तो कुछ वैल्यू चाहिए ना। मुझे चाहिए कि भाई तुम जो नंबर ऐड कर रहे हो, जैसे मान लो मैंने एक बी बनाया, b इज इक्वल टू 2 + 3, तो ये इसको ऐड करके मुझे रिटर्न कर दो। तो ये b को क्या करेगा? रिटर्न कर देगा। ये b मुझे एक्सेस हो जाएगी दूसरे जगह पे। तो इस तरह से हम वैल्यू को रिटर्न करते हैं। और फंक्शन यहाँ पे इस तरह से ये नहीं होगा, मान लो a और b, a + b, जब हम इसको कॉल करेंगे इस तरह से ऐड, तो यहाँ पे फिर हम 2 3 पास करेंगे तो ये हमें वैल्यू रिटर्न कर देगी 5। तो ये था फंक्शन। वाई डू वी यूज फंक्शंस इन प्रोग्रामिंग? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर राजेश आप दोगे। फंक्शन इसलिए यूज करते हैं बिकॉज एक फंक्शन के अंदर हम लॉजिक को राइट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं।
हम लोग फंक्शन प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं, तब यूज करते हैं जब मान लो आपको सेम फंक्शनैलिटी को, जैसे मान लो हमने फिंगरप्रिंट लॉगिन नाम का एक फंक्शन बनाया, फिंगर लॉगिन नाम का एक फंक्शन बनाया है, उसको आपको मल्टीपल जगह पे यूज करना है सेम फंक्शन को। तो सेम कोड आपने मान लो 50 लाइन का ये कोड लिखा है, 50 लाइन का कोड है, तो 50 लाइन का कोड आप बार बार दूसरे जगह पे लिखोगे हर प्रोग्राम के अंदर, तो मेरा तो प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा। हम तो सेम कोड को रिपीट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन बना लेंगे इसका, और उसको उसी फंक्शन के नेम से हम उसको रीयूज करेंगे, तो हमारा कोड रीयूज हो जाएगा। दूसरा है हमारा कोड ऑर्गेनाइज रहेगा, और तीसरा है इजी टू रीड। वो हमारा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन के नेम से हम पता कर लेंगे कि ये फंक्शन क्या काम करता है। इजी टू रीड और मेंटेन, हम एक जगह पे चेंजेस करेंगे, वन चेंज, और ये जहां भी हमने फंक्शन कॉल किया हर जगह रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये हर जगह रिफ्लेक्ट करेगा। एक जगह पे चेंज करने से ये हर जगह पे रिफ्लेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमने हर जगह फंक्शन का नाम यूज किया। लेकिन अगर मान लो हमने अलग जगह पे सिर्फ कोड को कॉपी पेस्ट किया होता अगर मल्टीपल जगह पे, तो मान लो एक जगह पे हमने कोड में करेक्शन किया है तो हर जगह पे हमें वापस से करना पड़ता। लेकिन फंक्शन में क्या होता है, एक जगह चेंज करो हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस वजह से वी यूज फंक्शंस इन प्रोग्रामिंग, इन प्रोग्रामिंग फॉर reusability of the code, organizing the code, and it's easy to read and maintain. So this is about function. और अभी तक हमने फंक्शंस तक ही कवर किया है हमारे लेसन्स में, तो इसीलिए मैंने फंक्शन तक आपको रिकैप करवा दिया, रिवीजन करवा दिया। आपको अगर अभी तक कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आप पूछूंगा। सबसे पहले अभय से। अभय, आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दोगे अच्छे से, और आप स्टार्ट करोगे इस तरह से, आई एम अभय फ्रॉम पटना एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ AI मशीन लर्निंग। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ AI मशीन लर्निंग एंड आई हैव डन अराउंड 5 to 10 projects in AI machine learning, and I have done 3 months of internship also in machine learning, AI machine learning। इस तरह से स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब वो पुराने तरीके से स्टार्ट नहीं करोगे, आप स्टार्ट करोगे, आई एम अभय सिंह राजपूत फ्रॉम पटना बिहार, आई हैव डन माई 12th फ्रॉम दिस स्कूल विथ, जो भी आपका मार्क्स है, विथ 79%, 80% in 12th, and I have done my graduation from this college with this marks, and currently I am a student of AI machine learning and data science. I have done 3 months of internship at AI WebEx